हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ये सभी अमेंडमेंट हम बात करेंगे जो आपका अमेंडमेंट 1 हुआ है आपका फ्रॉम द अमेंडमेंट 1 फर्स्ट टू 104 जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। उन सभी अमेंडमेंट में से जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स, जैसे कि आपका 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है। ये दो अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम्स के अंदर ज़रूर मिलेगा, चाहे आपका अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है या नेक्स्ट वीक यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, आपको अमेंडमेंट से एक या दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हमने कोशिश करी है कि उन सभी टॉपिक्स को कवर करें जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो अनरिलेवेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है बट एज मच कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, उनको हमने स्किप भी कर दिया है। ठीक है, वो हम देखते रहेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमने स्किप करी हैं, कौन सी कंसिडर करी हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट है हमारा कब हुआ, 1951 के अंतर्गत। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, और उसके अगले साल ही हमारा एक पहला अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है संविधान के अंदर। देखिए, हम अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, किस आर्टिकल के तहत अमेंड किया जाता है हमारा संविधान, तो वो आर्टिकल है 368। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें इसको भी। तो देखिए, पहले अमेंडमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे जो पूछा जाता है तो वही पूछा जाता है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट रहा है। तो लैंड रिफॉर्म से जो संबंधित रहा है वो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा होगा थर्ड पॉइंट पे, एडिशन ऑफ 9 शेड्यूल डाला गया। देखिए, जब संविधान बना था तो 8 ही शेड्यूल थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने शेड्यूल्स को ऐड करते हुए 12 शेड्यूल हमारे पास हो गए हैं एट टाइम पर, एट प्रेजेंट। तो 9 शेड्यूल हमने ऐड किया, जिसके अंदर हमने लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करी। ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का। तो यहाँ से अगर वही देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा चीज़ों पर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक कीवर्ड्स जो हैं उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के, उनको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी लैंड रिफॉर्म। आप इसको याद कर सकते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म के बारे में था, 9 शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं यहाँ पर। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें, एडिशन ऑफ 3 मोर ग्राउंड्स आपको ऐड किए गए। रिस्ट्रिक्शन, बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर कुछ ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आपकी लगाई गई, जैसे पब्लिक ऑर्डर या फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, बहुत सारी चीज़ें रही। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका है फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 के अंदर आया। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो यहाँ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये रहा कि ऑथोराइज किया गया स्टेट्स को टू नेशन वाइज ट्रेड। मतलब जो आपका तमिलनाडु है उसका ट्रेड आप उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ट्रेड आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब एक नेशनल ट्रेडिंग की बात यहाँ पर करी गई। ठीक है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, कभी पूछा जाए तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, इसमें ये वाली चीज़ भी है, मेड द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन लीव ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट्स। मतलब अगर जो कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका एक कंपनसेशन देना होगा, ये सब बात भी इसमें लिखी गई है। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट है ये फोर्थ अमेंडमेंट 1955 का। सेवन्थ अमेंडमेंट की हम बात करें तो ये भी 1956 में ही आया था। अभी देखिए, जो फोर्थ अमेंडमेंट था इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रही कि कुछ और चीज़ों को 9 शेड्यूल में ऐड किया गया। देखिए, 9 शेड्यूल आपका कब ऐड हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें कुछ और चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट सेवन्थ अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड और सेवन्थ, दूसरा नंबर का और 7वें नंबर का जो शेड्यूल था उसके अंदर अमेंडमेंट्स देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या हुआ, एबॉलिश किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज। जो 4 कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया था उनको क्या कर दिया कि ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जिसके अंदर जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, पार्ट डी, इस तरीके से जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सेवन्थ अमेंडमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू द यूनियन टेरिटरीज।
ठीक है, जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसका बढ़ाया गया यूनियन टेरिटरीज तक। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सेवन्थ अमेंडमेंट की, वो ये आती है इसका फोर्थ पॉइंट। इसमें ये कहा गया कि जो दो या दो से अधिक जो स्टेट्स हैं उसके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मुंबई हाई कोर्ट है, तो मुंबई हाई कोर्ट गोवा को भी कंसिडर करता है, आपका जो दमन दीव वाला पॉलिटे जो एरिया है आपका उसको भी कंसिडर करता है, और साथ में आपका महाराष्ट्र तो कवर कर रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी बात करें तो ये भी 2-3 स्टेट्स को कवर अप करता है। तो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा राज्यों को जुरिडिक्शन देखने के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की भी स्थापना की बात जो है सेवन्थ अमेंडमेंट में कही गई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये वाली बात भी यहीं पर कही गई। भाई एक्टिंग जज या किसी को एडिशनल जज बना दिया जाए, भाई कोई रिटायर हो गया तो भाई कोई नया व्यक्ति नहीं है तो कुछ टाइम के लिए एक एक्टिंग जज वहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। ये वाली बात भी यहाँ पर कही गई थी सेवन्थ अमेंडमेंट में। ठीक है, बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नहीं है। तो जहाँ पर देखिए नाइन्थ शेड्यूल है आपका, सॉरी नाइन्थ अमेंडमेंट है। एक्चुअली क्वेश्चंस कराते आते हैं ना, वो कई बार होता है ना कि क्वेश्चंस बोलने की हैबिट पड़ जाती है, तो वही स्लिप ऑफ टंग हो गया गलती से। तो देखिए नाइन्थ अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं 1960 की। तो इसके अंदर टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए कि बारबरी यूनियन केस जो हुआ था वो इसी अमेंडमेंट के अंदर हुआ था। मतलब जो ये बारबरी यूनियन केस जो वेस्ट बंगाल के आसपास पास का इलाका है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इंडो पाक एग्रीमेंट जो 1958 का हुआ था उसके तहत एक केस हुआ था बेसिकली। तो बारबरी केस जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनकी भी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन हो जाएगा वहाँ पर। तो उससे रिलेटेड है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, 10th शेड्यूल आता है उसके बाद 1961 का। इसके अंदर जो दादर नागर हवेली है उसको एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, क्योंकि देखिए 61 में पोर्तुगीज से उसको छुड़ाकर मतलब आज़ाद कराकर जो है ये आपका इंडिया का पार्ट बनी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है कि 1961 में जो 10th अमेंडमेंट था बेसिकली उसके अंदर क्या हुआ था कि दादर और नागर हवेली जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई थी। ठीक है, और अभी भी हमारी यूनियन टेरिटरी ही है वो। 11th शेड्यूल की सॉरी 11th अमेंडमेंट की अब बात करें 1961 में भी उसी साल आपका 11th अमेंडमेंट भी हुआ। इसके अंदर क्या कहा गया कि प्रोसीजर जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज किया गया। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या किया गया, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो होता है ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक्चुअली ये 1 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर, और 11th शेड्यूल का ये है सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द अप्रोप्रिएट कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब देखिए इसको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कोई वैकेंसी है, मतलब जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के वो वैकेंट है, मतलब प्रेजेंट नहीं है वोट करने के लिए, तो उसकी बेसिस पे नहीं चैलेंज कर सकते कि भैया आप इलेक्शन को आप रोक दीजिए या दोबारा करवाइए, ऐसा वाला कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो नॉट टू मच इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये कह सकते हो कि 11th जो अमेंडमेंट है ये था आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रिलेटेड। ठीक है, 12th अमेंडमेंट की बात करें ये 62 में हुआ था। यहाँ पर जो गोवा गोवा और दमन और दीव इन दोनों को क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 13th अमेंडमेंट ये भी 62 के अंदर हुआ। इसके अंदर नागालैंड को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। मतलब देखिए जब आज़ाद हुआ था तब एक यूनियन टेरिटरी बना था नागालैंड, उसके बाद फिर ये आपका स्टेटहुड का दर्जा मिल गया और कुछ कुछ को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। ठीक है, जो 372 371 आर्टिकल्स हैं वो सारे इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें पौंडीचेरी को इंडियन यूनियन टेरिटरीज, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना कुछ आ रहे हैं, जो कब कौन सी यूनियन टेरिटरी को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, मतलब किस एरिया को बेसिकली किस अमेंडमेंट के तहत जो है भारत का यूनियन टेरिटरी या स्टेट बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोवाइड किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है शुरुआती तौर पे यूनियन टेरिटरी था, फिर बाद में उसको स्टेटहुड दिया गया, फिर उसको आपकी यूनियन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर सिस्टम भी यहाँ पर बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 14th अमेंडमेंट, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है 17th अमेंडमेंट एक्ट
1964 17th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1964 का, इसमें ये कहा गया कि प्रोहिबिट किया गया है एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर द पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड पेड टू द कंपनसेशन। देखिए, जो कल्टीवेशन खेती के योग्य जो भूमि है उसको अगर जो एक्वायर करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति एक्वायर करता है, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस या किसी भी पर्पस के लिए, तो जो मार्केट वैल्यू होगी उस लैंड की, जब तक उसको वो ना मिल जाए तब तक उसको एक्वायर नहीं कर सकता। इसके बारे में 70वें अमेंडमेंट में कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पूछी अभी तक ज़्यादातर पूछी तो नहीं गई, बट हाँ ये पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो है बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, तो लैंड की ज़रूरत है। तो लैंड की ज़रूरत है तो भाई कौन सा अमेंडमेंट है जो लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करेगा, है ना? तो ये वाला अमेंडमेंट है 17 नंबर का, ठीक है, 64, ध्यान रखें इसे। और इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट में 44 मोर एक्ट्स जो है वो 9 शेड्यूल के अंदर डाले गए। देखिए, ये हमारे पास जो 12 शेड्यूल है ना, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स को हम जब जरूरत पड़ती है उठा के उसमें डाल देते हैं। मतलब होता है ना कि जैसे पिगी बैंक, सब घर पे सिस्टम लगाते हैं कि भाई ये पिगी बैंक है हमारा, इससे मैं मोबाइल लूंगा, इससे मैं बाइक लूंगा, इससे मैं घूमने जाऊंगा, ऐसा सिस्टम करते हैं ना। तो ये वही है, जो चीज़ जहाँ सुटेबल होती है उस शेड्यूल के अंदर उठा के हम चिपका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17 अमेंडमेंट में 44 चीज़ें हमने 9th शेड्यूल जो हमने अभी पिछले वाले पार्ट में देखा था, तो उसमें डाल देते हैं। फिर 18 शेड्यूल की हम बात करें, सॉरी अमेंडमेंट की हम बात करें, 18वें अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर जो है ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूडिंग द पावर टू ट्रांसफॉर्म अ न्यू स्टेट। देखिए, एक्चुअली जो आर्टिकल 1 to 4 है ना, जिसमें ये कहा गया कि भाई पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि एक राज्य से वो कई राज्य बना सकता है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकता है, उसको यूनियन टेरिटरी बना सकता है। तो इस तरीके की जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो और ये पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ से आई? ये आई 18वें अमेंडमेंट 1966 के तहत, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेटेस्ट किया गया था ना, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाइफरगेट किया गया लद्दाख को। लद्दाख तो अभी भी आपका यूनियन टेरिटरी रहेगा हमेशा, बट जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा आफ्टर सम टाइम, जब वहाँ पे हालात ठीक होंगे, ऐसी बात कही गई है। तो ये किस ये अधिकार पार्लियामेंट को, संसद को कब मिली? ये मिली थी 18वें अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये चीज़ देखिए, जब ये अमेंडमेंट हुई थी ना, तो सबसे पहले जो क्रिएशन हुआ था, तो पहले तो पंजाब हुआ करता था, हरियाणा तो होता ही नहीं था, है ना भाई। 65 के आसपास में हरियाणा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी दुनिया में। पंजाब प्रांत हुआ करता था। पंजाब एक तो पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है, लाहौर रावलपिंडी वाला इलाका जो था एक पूरा, और एक पंजाब हमारे पास रहा। तो पंजाब जो हमारे पास था उसको बाइफरकेट किया गया हरियाणा और पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इवेंट किया गया इसी टाइम पर, मतलब काम किया गया इसी टाइम पे, ठीक है। फिर है 21st अमेंडमेंट एक्ट, 21वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1967 में। इसके अंदर सिंधी लैंग्वेज, अभी देखिए सिंधी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये लैंग्वेज जो है भारत में अभी तक जो 8वां शेड्यूल है, 8th शेड्यूल, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना 8th शेड्यूल, उसके अंदर करंट टाइम पर 22 भाषाएं जो है वो अंकित हैं, ये आपको पता ही होगा। और उन भाषाओं में से मुद्दे की बात यह है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल्स में कहीं भी नहीं है। मतलब जो 22 भाषाएं हैं उनमें इंग्लिश है ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शायद एक दो एग्जाम में पूछा भी गया है, क्या इंग्लिश आपके 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस वाले जो पार्ट है उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है? तो ये इंग्लिश नहीं है, बाकी और भाषाएं हैं। तो 15वीं भाषा जो थी सिंधी, वो आपकी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत 8th शेड्यूल में ऐड करी गई। फिर देखिए 24th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 के अंदर आया था, तो देखिए ये एक्चुअली गोलकनाथ केस हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जो आपके केसेस वाला वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर जो बात करते हैं कि जो गोलकनाथ केस हुआ था 1967 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, डज नॉट हैव पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट को लेने का अधिकार थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए यहाँ पर अभी एक्चुअली ना जो पार्लियामेंट है या कह लीजिए आप सरकार है और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उनको आप छीन सकें थ्रू द अमेंडमेंट, ठीक है। मतलब उनको आप नहीं ले सकते, ये वाली बात यहाँ पर कही गई। A power of parliament can to be amend any part of the constitution including fundamental right by amending article 13 और 368। अब देखिए यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो भाई पार्लियामेंट जो है सरकार है उसको क्या आ गया गुस्सा,
तो उसने किया भाई अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहाँ किया? आर्टिकल नंबर 13 मतलब आपका जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो पार्ट है आता है आर्टिकल नंबर 13, वहाँ की बात कर रहे हैं। उसमें अमेंडमेंट किया और 368 में अमेंडमेंट किया। अब यहाँ पर क्या फिर अमेंडमेंट कर दी कि भाई जो पार्लियामेंट है उसके पास अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, तो भाई ठीक है, अधिकार नहीं है तो हम दूसरे दरवाजे से आएंगे, और अमेंड कर दिया इन दोनों चीज़ों में कि कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं कि हमारे मामले में छेड़खानी करे। ठीक है, तो ये सब रस्साकसी चलती रही अपने आपस में। ठीक है, मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द असेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कही गई कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बनते हैं कई बार। 24th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 का हुआ था, इसमें ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई से भी हो, मतलब 24वें के बाद जितने भी अमेंडमेंट होंगे भविष्य में, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, वो होने बहुत ज़रूरी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। इसमें कर्टेल कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स टू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो आपका देखिए इनिशियली हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो जो आपका 25th अमेंडमेंट, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है। 25वें अमेंडमेंट जो 71 के अंदर हुआ, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट है आपका, ये आपका आर्टिकल 31 के अंदर आता था। ठीक है, इसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया यहाँ से, और इसे बना दिया गया, क्या बना दिया गया? लीगल राइट। लीगल राइट में बना दिया गया, और लीगल राइट में जाकर ये कहाँ बन गया? 300A के अंदर। ठीक है, तो अगर जो पूछा जाए कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो हटा के लीगल राइट में कन्वर्ट किया हुआ किस अमेंडमेंट के तहत, वो हुआ था 25वां अमेंडमेंट एक्ट 1971। फिर देखिए ये टू मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट लिखे हुए तो मैं बता देता हूँ आपको। 26 अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था 71 के अंदर। इसमें प्राइवेसी पर्स या प्रिविलेजेस जो होती फॉर्मर रूलर्स या प्रिंसली स्टेट्स के जो राजकुमार राजा हुआ करते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, टू मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। 31st अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, बीच में भी कुछ कुछ हुए थे, मैंने उनको स्किप किया है, टू मच इम्पॉर्टेंट नहीं लगे मुझे अभी। तो यहाँ पर हम बात करें 31st अमेंडमेंट की। 31st अमेंडमेंट एक्ट जो 1973 के अंदर हुआ, यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया लोकसभा की जो सीट्स थी 525 से 545। ठीक है, और करंट टाइम पर कितनी सीट्स हैं? एट प्रेजेंट जो है भारतीय लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस जो है उसके अंदर 543 सीट्स हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। 2 सीट्स कहाँ गई? जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, वो लास्ट अमेंडमेंट 2020 के तहत जो है वो हटा दी गई, रिमूव कर दी गई। ठीक है, तो करंट टाइम पर इतनी है, और इसमें 45 तक 545 तक इंक्रीज किया गया था। 33rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1974 के अंदर। इसमें क्या किया गया कि अमेंड किया गया आर्टिकल नंबर 101 और 190, और प्रोवाइड किया गया रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन। देखिए 101 आपका पार्लियामेंट के आ गया, के लिए आ गया, और 190 आ गया आपका स्टेट लेजिस्लेशन के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, मतलब एमपीज़ हैं या एमएलएज हैं, वो मे एक्सेप्ट द, देखिए जो अपना रिज़ाइन देंगे, मतलब एमपी है या एमएलए है, वो अपना रिज़ाइन किसको देगा? स्पीकर को या चेयरपर्सन को ओनली। अगर तब कंडीशन है उसके लिए भी कि जो रेजिग्नेशन है वो वॉलेंटरी स्वयं से दे रहा है या जेन्युइन कारण से दे रहा है, तो स्पीकर उस पर अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लें कि उसका जो इस्तीफा है वो लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके स्पीकर रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो आपका अमेंडमेंट है वो है 31st अमेंडमेंट एक्ट 1974। फिर देखिए नेक्स्ट है 35th अमेंडमेंट एक्ट, 35वां अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 74 में आया। इसके अंदर देखिए टर्मिनेट किया गया स्टेटस ऑफ सिक्किम। मतलब देखिए सिक्किम क्या था? पहले आपका यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद अब यहाँ पर उसका जो यूनियन टेरिटरी वाला जो स्टेटस है उसे हटाकर इसे बना दिया गया आपका इंडियन स्टेट, मतलब यूनियन टेरिटरी से बन गया ये स्टेट। ठीक है, और 10th शेड्यूल वॉज एडेड लेन डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएशन विद द सिक्किम विद द इंडियन यूनियन। तो 10th शेड्यूल भी अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया है? ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, 10वां शेड्यूल भी आपका 35 अमेंडमेंट एक्ट में आ गया है, मतलब ठीक। फिर हम बात करते हैं 36 अमेंडमेंट की। ये भी 1975 के अंदर हुआ। यहाँ पर सिक्किम को फुल फ्लैज इंडियन यूनियन के अंदर ऐड कर दिया गया और 10th शेड्यूल ओमिट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 38th अमेंडमेंट एक्ट 75 के अंदर जो हुआ, इसके अंदर जो है मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिशिएबल। मतलब राष्ट्रपति ने अगर जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते भैया। ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई है, चलो भैया सुप्रीम कोर्ट चलो, कि भाई क्यों लगाई भाई, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हो गई आपकी इमरजेंसी।
ये 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत कही गई बात है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा इसे, मेड ऑफ प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होता है, ये होता है आपका जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, नहीं पुडुचेरी में तो नहीं है, चंडीगढ़ हो गया आपका, दमन एंड दीव हो गया, आपका लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया करंट टाइम पर, तो वहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। तो वो ये सब वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा 39th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1975 में हुआ। इसके तहत जो है ये कहा गया, देखिए इसके अंदर कुछ सर्टेन सेंट्रल एक्ट्स को इंक्लूड किया गया 9th शेड्यूल के अंदर, टू मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट 39th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कि जो भी डिस्प्यूट होंगे आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर जो होंगे आपके लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा के स्पीकर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो इन चारों लोगों से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुरिडिक्शन हो गया यहाँ पर जुडिशरी। इसके लिए जो भी एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, वो अथॉरिटी जो बनाई जाएगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब जो एमपीज हैं वो एक अथॉरिटी है, ऐसी कमेटी कुछ ऐसी बनाएंगे जिसके तहत जो है प्रोसेस ये चलेगा। मतलब जैसे आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करेंगे हम, देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें स्पेसिफिकली, तो इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। अब आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 44th अमेंडमेंट एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। दो एक्ट हैं पूरे अमेंडमेंट्स के अंदर, 44th और 46। इसके हर प्रोविज़न का हर पार्ट आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे आपका कितने भी हैवी लेवल का एग्ज़ाम हो या लो लेवल का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये पार्ट तो पूछा ही पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है सेलेक्टर्स का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 की। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, बिल्कुल मिला के हम यहाँ पर बात करेंगे, लगभग यहाँ पर 19 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, हम हर इंपॉर्टेंट के बारे में यहाँ पर पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए, कहाँ पर, प्रीएम्बल के अंदर। 3 नए वर्ड्स, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड्स जो है इंक्लूड किए गए थे, जो आपका प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है ना, उसके अंदर। ये भी पूछा जाता है कि कई बार ये अक्सर पूछा जाता है कि जो ये 3 वर्ड्स हैं कब ऐड किए गए, किस में ऐड किए गए और किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए थे। वो था आपका यहाँ पर 42वां अमेंडमेंट, सॉरी 44 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको, थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल रट जाइए इसको, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला है एड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th ए, आर्टिकल 51 ए, ठीक है, ये आपको पता है। इनिशियली जब ये डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज, तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब 1976 के अंतर्गत जो है यहाँ पर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों की जो 6 साल से लेके 14 साल तक की जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, 8th लेवल तक की, 10th तक की बेसिकली आप कह लीजिए, वो प्रोवाइड करवाना पेरेंट्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये यहाँ पर कही गई। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। मतलब यहाँ पर कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड हो जाते हैं। मतलब अगर जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई सलाह अगर जो राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर ये बाध्यता बनती है कि वो सलाह को माने, वो अवॉइड नहीं कर सकते। जब सभी लोग कह रहे हैं कि भाई आपको मानना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स, ठीक है। पार्ट ये है, बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ठीक है, पूछा जा सकता है, कभी आपको पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है फ्रोज द सीट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस टिल 2001, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है कि भाई लोकसभा की सीट जो है या असेंबलीज की जो सीट है स्टेट्स की,
वो फिक्स कर दी गई भाई। 2071 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जितनी जितनी सीट्स हैं वो 2001 तक से फिक्स। अब जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीमेंट होंगी तो दोबारा से वो होता है ना, परिसीमन आयोग गठित होगा, दोबारा से वो सारी सर्वे की जाएंगी, उसके बाद जो है नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट 6 पॉइंट कहा गया, मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटनी। बिल्कुल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर कर दिया गया। अभी देखिए, ये जुडिशियल स्क्रूटनी के बाहर कर दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत। इस टाइम पर किसकी गवर्नमेंट थी? इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइम पर गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, इसके बाद जो 44th अमेंडमेंट की हम बात करेंगे ना, उस टाइम पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई। उन्होंने जुडिशरी से बाहर नहीं किया, कुछ चीज़ों को घुमा दिया। मतलब देखिए, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंजेस कर दिए। वो भी हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस किए आगे। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशरी। देखिए, जुडिशियल रिव्यू जो आपका आर्टिकल नंबर 13 के अंदर बात करी गई है, उसके अंदर पावर कट कर दी गई। रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके अंदर भी कर्टेलमेंट मतलब कैच चला दी। भाई अपने सुप्रीम कोर्ट क्या ना, यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस हो गए कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। अब जब अमेंडमेंट करना चालू किया इन लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो अधिकार हैं उनमें क्या है, कैंची चलाना चालू कर दिया कि भाई अब तुम ये नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां। जितने पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जाके आगे बात करते हैं। रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फ्रॉम 5 to 6 ईयर। भाई यहाँ पर देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हो, नहीं राज्यसभा नहीं, मतलब जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, उनकी जो टर्म पीरियड है उसको 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया। ये भी बाद में कम कर दिया गया है, क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास 5 ही है ना, तो यहाँ पे ये भी बढ़ा दिया गया था। पूछा जा सकता है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ भाई पूछने वाला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट 9th पॉइंट की बात करें, provided the law made for the implementation of DPSP directive principle cannot be declared invalid by the court on the ground of violation of some fundamental right। ठीक है, तो important नहीं है सच, फिर भी ठीक है। Empower the parliament to make the law to deal with the anti-national activities such as to take the procedure over the fundamental right। देखिए यहाँ पर जो बात, देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया, अपनी पावर्स को, अधिकारों को बढ़ाता जा रहा है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की पावर, जुडिशरी के पावर को मिला के कम करता जा रहा है, अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तहत जो है वो लॉ बनाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर पार्लियामेंट को अधिकार मिला है। ठीक है, फिर देखिए 11वां पॉइंट है, इसमें कहा गया कि 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पर ऐड किए गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। 3 नए डायरेक्ट, देखिए 3 नए वर्ड्स तो आपके प्रियम्बल में ऐड किए गए ही थे, बट साथ में यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके अंदर भी 3 नए प्रिंसिपल ऐड किए गए। वो क्या थे, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको मार्क कर लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर अमेंडमेंट हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो आर्टिकल है आपका, दैट इज आर्टिकल आई थिंक क्या है इसका 36। ठीक है, 36 to 51 पर तक जितने आर्टिकल्स हैं ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, और इन के अंदर भी अमेंडमेंट हुई है, जिसके अंदर बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ऐड की गई। इक्वल जस्टिस, सभी के लिए इक्वल जस्टिस होगा, फ्री लीगल एड होगा, गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है वकील हायर करने के लिए, उसको सरकार के द्वारा वकील मुहैया कराया जाए। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, मतलब जो वर्कर्स हैं वो एक कम्युनिटी बनाए आपका, जैसे होता है ना यूनियन बनाए, और उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो आपका हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनके अंदर जब मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है आपको, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई। नेक्स्ट है 12वां पॉइंट, फैसिलिटेट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंड वन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट फॉर द 6 month to a year। यहाँ पर कहा गया कि जो एक प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है स्टेट्स में, उसको 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक का, मतलब जो मिनिमम टाइम होता है ना, मैक्सिमम टाइम, कि भाई 6 महीने तक आप लगा सकते हो राष्ट्रपति शासन, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 3 years तक, तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट हर 6 महीने में उसको आपको क्या रिन्यूअल वाला प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या किया गया, भाई 6 महीने से सीधा 1 साल कर दिया गया कि 6 महीने हम नहीं रखते, हम 1 साल ही कर देंगे सीधा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एम्पावर द सेंटर टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विद द
ग्रेविस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखिए जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, मतलब कानून व्यवस्था खराब होगी देश के किसी भी हिस्से में, ठीक है, चाहे वो केरला हो, असम हो, नागालैंड हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, कहीं का भी एरिया हो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वहाँ पर सेंटर को ये अधिकार है, केंद्र को अधिकार है कि वो आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर सकती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा। नेक्स्ट है शिफ्ट 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में शिफ्ट किया गया। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रट डालिए इसे। देखिए जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, एक्चुअली ये पूरा अमेंडमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिसको मैंने बताया वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो हर एग्जाम में, मतलब इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे में, मतलब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ अमेंडमेंट का क्वेश्चन आएगा वहाँ ये जरूर मिलेगा ये सब चीज़ें। 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। देखिए हमारे पास 3 लिस्ट है, सेंटर की, स्टेट की और कंकरेंट की। ठीक है, तो स्टेट से कंकरेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ से यहाँ कर दिया गया। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? एक थी एजुकेशन। भाई एजुकेशन पे पहले क्या था, स्टेट कानून बनाता था सिर्फ, अब क्या करेगा, स्टेट भी बनाएगा सेंटर भी बनाएगा। जंगल या फॉरेस्ट, तो इस पर सेंटर भी बनाएगा स्टेट भी बनाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स, जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज है ये स्टेट भी बनाएंगे और आपके सेंटर भी बनाएंगे। जैसे होता है ना स्टेट पीसीएस में और सेंट्रल का जो आईएफएस होता है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, और वैसे स्टेट के अंदर भी होता है फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, तो दोनों का ये सब्जेक्ट हो गया है। इसलिए वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, देखिए वेट एंड मेजर, मतलब वेट एंड मेजर की बात है, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन रखा जाएगा। भाई दिल्ली में भी 1 किलो ही होगा, झारखंड में 1 किलो ही होगा, तो इस तरीके से जो वेट एंड मेजर्स है उनको भी स्टैंडर्डाइज किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन या जस्टिस जो संविधान के तहत है वो भी देखी गई इन सभी चीज़ों को, इन दोनों पर भी, दोनों पे काम किया गया जो कंकरेंट लिस्ट में डाली गई है। ठीक है, एक्सेप्शन रखी गई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये तो बड़ी अलग चीज़ है। मतलब यहाँ पर बात करते हैं हम जो आपके सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में। नेक्स्ट है 16 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए गए स्टेट से कंकरेंट में। नेक्स्ट, डिड अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वारम इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। empower the parliament to decide from time to time the rights and privileges of its member and committee। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी समय समय पर कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या कमिटीज़ हैं उनको क्या क्या अधिकार या क्या क्या उनको सहूलियतें दिया जाए। मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सहूलियतें कम भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो बढ़ाते, कम तो करता कोई नहीं है, कम तो होती नहीं ना, वो तो बढ़ती रहती है। तो बस बात कही गई है यहाँ पर। 18 पॉइंट की बात करें, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखिए जुडिशरी के लिए भी एग्जाम होता है ना हर स्टेट का, आपने देखा होगा कि जुडिशरी, लोअर जुडिशरी या हाई कोर्ट्स के लिए कुछ जजेस की, हाई कोर्ट के लिए नहीं बट हाँ लोअर कोर्ट्स के जजेस के लिए या और भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, जिसके लिए एलएलबी या एलएलएम जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए भी बात यहाँ करी गई। 19 पॉइंट है, shorten the procedure of disciplinary action by taking away the right of a civil servant to make representation at the second stage after the inquiry, one penalty proposed। ठीक है, मतलब इसमें सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक पॉइंट दिया गया है, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिन पॉइंट्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे देखिए समझ में आते हैं, बट क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो रट डालिए, जितने पॉइंट्स है ना सारे रट डालिए, 10 बार आप आंखों के सामने से निकालोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अभी क्या हुआ ना, हमारा 42 अमेंडमेंट चल रहा था, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जो ताकतें थी वो कम करते जा रहे थे, पार्लियामेंट की ताकतें हम बढ़ा रहे थे। अब यहाँ देखिए 43rd अमेंडमेंट हुआ, जब यहाँ पर 43rd अमेंडमेंट एक्ट जो 77 के अंदर हुआ, एक साल उसके अगले साल, तो यहाँ पर क्या किया गया, जो जुडिक्शन है न्यायपालिका, उसकी जो पावर्स है उनको क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उनको जुडिशियल रिव्यू की और इशू करने की जो रिट्स के अधिकार थे वो काट दिए गए, क्योंकि इमरजेंसी लगा रखी थी भाई, तो जो अधिकार कटे थे उनको वापस क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई जो जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर्स है उनको रिस्टोर किस एक्ट में किया गया या अमेंडमेंट किया गया, वो था आपका 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977। फिर आ गया हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, वो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब यहाँ के भी हम कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अब भी हम देख लेते हैं क्या क्या है।
रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज द 5 ईयर। देखिए वहाँ पर भी क्या किया था, 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया था ना टाइम पीरियड को। देखिए उस टाइम पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, अब आ गई मोरारजी देसाई की सरकार। यहाँ पर क्या है, जो भी खुरापाती वहाँ को हुई है वो सबको क्या है, चेंज करना चालू कर दिया यहाँ पर। मतलब कह लीजिए एक तरीके से कि जो भी वहाँ पे त्रुटियाँ थी, ड्रॉबैक्स थी, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया, वापस से रेक्टिफाई करना चालू किया। तो ओरिजिनल टर्म को रेक्टिफाई किया, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। रिस्टोर द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द क्वारम ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, ये भी रिस्टोर कर दिया, ये भी हटा दिया था वहाँ पर। ओमिट द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन इन द प्रोविंस ऑफ पर्टेनिंग द प्राइमरी प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है ये हटाइए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सच। गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर ऑफ ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है, एग्जाम में पूछी नहीं गई है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि भाई संविधान में मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, देखिए जो वो आपका मीडिया है, मीडिया हाउस है ना, ये क्या है, मीडिया हाउस आपका चौथा स्तंभ है, पिलर है, फोर्थ पिलर है आपके डेमोक्रेसी का। तो उसको प्रोटेक्ट करना भी पार्लियामेंट का, उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सभी को बात करी गई यहाँ पर, ठीक है। एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक, अभी देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई कि वो किसी भी बिल को वापस भेज सकता है फॉर द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर द रिकंसिडरेशन, बट रिकंसिडर्ड एडवाइस इज टू बी बाइंडिंग बाय द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इस स्टेटमेंट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि भाई इस अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जो ये पांचवा पॉइंट है, इसमें ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार मिलता है कि अधिकार है कि कोई भी अमेंड मतलब कोई भी एक्ट उनके पास आता है, बेसिकली बिल आता है, तो उस बिल को वो वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कि आप इस बिल में कुछ मुझे लगता है कि गड़बड़ है, ठीक नहीं है, आप उसको दोबारा से चेक करिए। तो कैबिनेट उसको वापस चेक करेगी, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस वापस से उस बिल को पास करेंगी। अब जो राष्ट्रपति ने अमेंडमेंट करी है उसके अमेंडमेंट के साथ वो लोग बिल पास करके आगे भेजते हैं, या बिना अमेंडमेंट किए वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है। सेकंड टाइम जब घूम कर वापस आएगा ना अमेंडमेंट राष्ट्रपति के पास, तब उनके पास बाइंडिंग हो जाती है कि भाई वो साइन करना पड़ेगा उनको, ठीक है। वन चांस इनको मिलता है कि भाई वो वापस बिल भेज सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 44th अमेंडमेंट के तहत डाली गई थी। नेक्स्ट, डिलीशन ऑफ डिलीट द प्रोविजन विच मेक द सेटिस्फैक्शन of the president, governor and administration shall be final issuing ordinance, ठीक है, not too much important है, छोड़िए इसे। restoring some of the power of the supreme court and high court, तो वहाँ तो कर ही लिया है हमने, है ना। तो फिर हम बात करते हैं रिप्लेस द टर्म ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखिए भारत के अंदर ना इमरजेंसी लगने के 3 तरीके हैं। देखो इमरजेंसी लगनी है 3 तरीके से लगेगी, एक तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, दूसरी होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी है जिसे आप प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसे कहा जाता है एक तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो टर्म यूज़ किया गया था पहले, मतलब जो इंदिरा गांधी ने लगाया था इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब विदेशों से किसी देश के साथ हमारी लड़ाई चालू हो गई तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह अब नया वर्ड लगा दिया गया है, आर्म रिबेलियन, मतलब लोगों ने खुद ने हथियार उठा लिए और विद्रोह की भावनाएं जो है ना विद आर्म्स के साथ हथियारों के साथ जो है होने लगी। तो इन रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी यहाँ पर किया गया। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है कि आर्म रेबिलियन जो है इस वर्ड ने रिप्लेस किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को किस अमेंडमेंट के तहत, 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत। फिर देखिए अभी हमारा हो गया 8 पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट की बात आते हैं। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली इन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। अब ऐसा तो नहीं ना, राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं बट ऐसा नहीं ना कि आंख बंद करे सुबह उठ के, भाई रात को सोए सुबह उठे उनका मन किया कि भाई चलो आज इमरजेंसी लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए उनको रिटन लिखित में एक रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, और वो रिकमेंडेशन कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर विद ऑल द मेंबर ऑफ कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बेसिकली जो 80 के आसपास के जो मिनिस्टर्स होंगे उन सभी का एक लिखित दस्तावेज जाएगा राष्ट्रपति के पास कि भाई इमरजेंसी लगा दीजिए, हालात ठीक नहीं है, तब राष्ट्रपति यहाँ पर इमरजेंसी लगाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखिए। 10th पॉइंट, मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफ गार्ड विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है सच। डिलीट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, मेड इट द लीगल राइट। इसी अमेंडमेंट के तहत फिर फंडामेंटल राइट को इसमें यहाँ पे अमेंड किया गया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट गारंटीड द, देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया कि देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट, आपको गारंटी करेगा द फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, 21 नंबर और 20 नंबर आर्टिकल जो है, लाइफ टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। बाकी जितने भी आपके 1/14 से लेके 35 तक के जितने आर्टिकल्स हैं सारे सस्पेंड हो जाएंगे भाई, सब। अभी कोई फंडामेंटल राइट किसी का नहीं जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है। बट यहाँ पर 20 नंबर आर्टिकल और 21 नंबर आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है, 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 पॉइंट की हम बात करें कि इसमें कहा गया omit द प्रोविजन विच टुक्स अवे द पावर ऑफ कोर्ट टू डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इसमें एक्चुअली डिस्प्यूट जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42 और 44 इसके जितने प्रोविजंस हैं उसके 19 पॉइंट थे, इसमें 13 पॉइंट हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कम से कम 10 बार आप जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में, अगर जो आप 4-5 एग्जाम देने वाले हो अगले 2-3 महीने में, 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50th 50वां अमेंडमेंट, 44th हो गया, उसके बाद हमने कुछ छोड़ दिए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो हम यहाँ बात करते हैं 50वें अमेंडमेंट की। तो यहाँ पर 84th के अंदर हुआ, तो यहाँ पर एम्पावर किया गया पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयज इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड आर्म फोर्सेस इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने पिछले 6 महीने के अंदर आई थिंक 5 एग्जाम्स के अंदर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स के तहत जो है क्वेश्चन देखे हैं। डायरेक्टली अमेंडमेंट नहीं पूछा है बट इनडायरेक्टली पूछा है कि भाई जो आपका सिक्योरिटी फोर्सेस में है, लोग काम करते हैं, या ऐसी जो सेंसिटिव एरियाज में है या मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको उनकी जो फंडामेंटल राइट होता है ना, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। रीज़न है भाई, देखिए आप कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई ऑफिसर काम करता है, रिटायर होने के बाद भाई वो जो देश के सीक्रेट्स जानता है वो रिवील नहीं कर सकता ना, ना ही कोई बुक छाप सकता है कि भाई ये सीक्रेट्स हैं, ये फलाना चीज़ें रही हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जैसे एसपीजी कमांडोज होते हैं, एसपीजी कमांडोज के पास बहुत सारी सीक्रेट जानकारी रहती है, मिनिस्ट्रीज़ के बारे में, पीएम के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में। तो उनके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो बुक नहीं पब्लिश कर सकते। भाई बहुत सारे आपने आईएएस ऑफिसर्स को देखा होगा कि आईएएस ऑफिसर रिटायर होने के बाद कोई ना कोई बुक लिख देते हैं अपनी, निकाल दी। बट कोई भी एसपीजी कमांडो ऐसा नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि भाई बुक में आप क्या लिखोगे, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही लिखते हैं ना। तो इस तरीके की चीज़ जो है पब्लिक रिविलेंस में नहीं डाल सकते, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 50वां अमेंडमेंट एक्ट 1984, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर, इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन या एमएलएस जो हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर 10th शेड्यूल ऐड किया गया जिसके अंदर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, ठीक है। वो सब आपकी 51st अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत आती है। 58th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1987 का, जिसमें कहा गया कि प्रोवाइड करता है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज गिव द सेम लीगल सिक्योरिटी इन द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है कभी, ध्यान रखें इसे। इससे भी इस वाले पर्टिकुलर को भी मैंने हाईलाइट किया था कि 3 मैंने हाईलाइट किए होंगे पूरे वीडियो के अंदर, 2 तो हो गए 42 और 43, और ये है आपका 61 अमेंडमेंट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी कि जो एज है आपकी 21 साल थी पहले, ठीक है, ये थी 21 साल आपकी 1988 तक, ठीक है। 1988 में अमेंडमेंट हुआ, 89 के बाद से, मतलब 1989 से आपकी एज जो है वो 18 साल हो गई वोट करने की। मतलब वोट कहाँ कर रहे हो, लोकसभा में और या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नीचे चला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मतलब या सिंपली आप एमएलए या एमपी के लिए जो आप वोट कर रहे हो या पंचायत के लिए वोट करते हो, तो वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस किया गया था 21 से 18। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंदर हुआ। इसमें प्रोवाइड की गई प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर्ड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए 1990 से पहले ना एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, मतलब एससी और एसटी के हितों की रक्षा के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था।
ठीक है। बट यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके तहत जो क्या किया गया कि नेशनल कमीशन ही बना दिया गया, ठीक है, नेशनल कमीशन बना दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी है, इसके अंदर कई सारे मेंबर्स होंगे, कुछ चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे, और किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए 65th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 65th, चलिए फिर देखते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके तहत ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को फॉर डिजाइनिंग। इसके तहत जो दिल्ली है आपका, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज बाय डिजाइन बाय, उसको क्या कर दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया। मतलब दिल्ली जो था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको कर दिया गया एनसीआर, ठीक है, जिसे आप एनसीआर के नाम से आप जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था और इसमें ये कहा गया कि भाई जो दिल्ली है उसको 70 मेंबर, मतलब 70 एमएलए दिए जाएंगे और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द दिल्ली। मतलब 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब ये क्या हो जाता है, ये चला जाता है आपका एमपीज के बारे में। 7 एमपीज होंगे, 70 एमएलए होंगे, ये इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया है, ठीक है। हो सकता है आपकी दिल्ली के किसी स्टेट एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया कोंकणी लैंग्वेज, मणिपुरी, नेपाली को 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अभी हमने बात करी थी ना, एक अमेंडमेंट था ना हमारा जिसके तहत हमने बात करी थी 8th शेड्यूल के अंदर, हमने उसको 15वीं लैंग्वेज के अंदर ऐड किया था। फिर ये हमारी ऐड हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर। इसके साथ ही हमारी जो संख्या है वो बढ़ गई थी 18, पहले थी 15वीं, 15 में +3 हुए तो 18 बन गए हमारे, ठीक है। फिर देखिए 71st के बाद हम बात करते हैं 73rd की, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के अंदर हुआ। इसके अंदर देखिए, इसको आप इस तरीके से याद रखिए 73rd वाले को, कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, ग्रांट या प्रोटेक्शन देता है फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सिंपली आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो आया था वो आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था किसके अंदर, पार्ट 9 के अंदर, और ऐड किया गया था पंचायत को, और 11th शेड्यूल इसके लिए ऐड किया गया, ठीक है। 10 शेड्यूल हो चुके थे हमारे, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां शेड्यूल था, अब हमारा 11वां शेड्यूल आ गया। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है पंचायतें कानून बना सकती हैं, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज सिस्टम 29 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती हैं, 11th शेड्यूल, इंपॉर्टेंट चीज़। 74th अमेंडमेंट की हम बात करें, ये आपका बात करता है ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज या फिर हम कहें म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, जिसे आप एमसीडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही कहते हैं ना, नगर निगम जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको, उनकी स्थापना हुई फॉर इस पर्पज़ के लिए। पार्ट 9A अमेंड किया गया, मतलब देखिए यहाँ पर पार्ट 9 था, मतलब 9 पार्ट जो था उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और ऐड किया गया 9 पार्ट, और 9 पार्ट के बाद फिर 9A ऐड किया गया आपका म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, और इसमें टाइटल दिया गया म्यूनसिपैलिटीज़। 12th शेड्यूल, इसके अंदर 12th शेड्यूल भी डाला गया, भाई 11वां शेड्यूल इधर हो गया, 12वां शेड्यूल इधर हो गया, और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स पर म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ध्यान रखिए इन्हें। फिर देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 का आया, प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन इन द गवर्नमेंट जॉब। देखिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो प्रमोशन इन द रिजर्वेशन की बात करी फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पर टू मच इंपॉर्टेंट नहीं, बट पूछा जा सकता है। 80 जो 80th अमेंडमेंट एक्ट है 2000 का, इसमें अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन के बारे में बात करी है, मतलब रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर स्टेट। मतलब देखिए जैसे जो सेंटर पैसा लेगी, भाई टैक्सेस जो लेगी केंद्र सरकार, उस पैसे को डिवाइड किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और वो रेशियो क्या रहेगा, मतलब देखिए जो एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या सेंट्रल टैक्सेस, जो बहुत सारी टैक्सेस होती है ना, उनसे जो पैसा मिलेगा वो, तो उसका 29% यहाँ पे लिखा हुआ ना, 29% जो है वो स्टेट्स के बीच में बांटा जाएगा। अब वो 29% स्टेट, मतलब ऐसा नहीं कि इक्वली कर दिया गया, डिपेंडिंग अपॉन भाई जितनी पॉपुलेशन है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा। मतलब 29% में पूरे राज्यों को, जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी रिकमेंडेशन किसने करी थी, 10th फाइनेंस कमीशन ने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट है 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, जो 2000 के अंदर से 82nd अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये कहा गया कि provided the making of any provision in favor of ST and ST or the relaxation in qualifying marks in examination and lower and standard evaluation। देखिए कुल मिलाकर
जो सेंटर और स्टेट के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस हैं एससी और एसटी के लिए, जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं या मार्क्स की भी बात करते हैं, जो आपने देखा ही होगा कि भाई मार्क्स भाई आपके 60% चाहिए तो एससी एसटी में 45% या 50% चाहिए आपको, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें जो है वो इस अमेंडमेंट के तहत डाली गई 82nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटीज की बात करी गई। In case of promotion by virtue of the role of reservation of the government servant belonging to the scheduled caste and scheduled tribe with retrospective effect from the 1995, ठीक है। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A। तो 21 देखिए, एक तो हमने बात करी थी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, ये बात करी गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। बट राइट टू एजुकेशन मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21A के तहत। बेसिकली कौन सी एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा होती है वो, ठीक है। और यही चीज़ आपकी डीपीएसपी के अंदर जो 45वां आर्टिकल है उसके अंदर बात कही गई है, ठीक है। और इसके लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी 51 में एडिशन किया है, ये भी बात कही गई हमने, ठीक है। तो 21 अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट में 21 आर्टिकल ए ऐड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है इसमें प्रोवाइड करता है रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स on the basis of the population figures 2011 एक सेंसस नॉट द दिस सेंसस। देखिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दी, इसे छोड़ दी। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 का आया, इसमें बाइफर्केट किया गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2003 के अंदर जो 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ इसमें बाइफर्केट कर दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए पहले जब बना था ना हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, एक ही था, एक ही बॉडी था, एक चेयरपर्सन था और बाकी मेंबर्स थे। अब इस अमेंडमेंट के तहत जो 89th अमेंडमेंट हुआ इसके तहत नेशनल कमीशन, जैसे शॉर्ट में बात करें नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर दैट इज ऑफ एसटी, ठीक है। तो ये दो कमीशन बना दिए गए, मतलब अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग बन गई। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो आर्टिकल रहता है वो इसके लिए बात करता है 338, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो बात करेगा वो है आपका आर्टिकल नंबर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए आर्टिकल है 338A। अब एक और आएगा यहाँ पर आगे देखेंगे शायद हम 338B, वो आएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर बीसी, मतलब जो ओबीसी है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए कमीशन बनाया गया, वो आता है आपका आर्टिकल 338B के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ को यहाँ पर स्प्लिटिंग करने को देखने को मिलती है यहाँ पर 89th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट है 90 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 के अंदर, इसके अंदर प्रोविजन दिया गया फॉर द लिमिट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू डिबार द डिफैक्टोरम फ्रॉम द होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एंड स्ट्रेंथनिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल की बात कर रहे थे हमने, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहीं, उसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ 90th अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पर जो प्रोविजन दिया गया कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब जो मिनिस्टर्स की संख्या है उसको क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। भाई एक्चुअली क्या होता है ना, भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। अब किसी को अगर जो संपूर्ण मेजोरिटी ना मिले तो कोalition की गवर्नमेंट मिलती है, गठबंधन की सरकार बनती है। मान लीजिए 100 लोग हैं किसी हाउस में, मतलब किसी स्टेट की हम बात करें, ठीक है। तो चलिए हम यूपी की बात कर लेते हैं ना, किसी और के हम क्यों लिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जैसे 403 सीटें हैं, 403 में से 202 चाहिए बहुमत के लिए, किसी के भी 202 बहुमत नहीं है भाई, किसी के 50 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं, इस तरीके से है। तो भाई ये चार पार्टियां मिलकर सरकार बनानी जाएंगी। तो भाई अब ये क्या कहेंगे कि भाई मेरे 5 लोगों को भाई मंत्री पद दो, मेरे 10 लोगों को दो, मेरे 15 लोगों को दो, मेरे 4 लोगों को दो। इस तरीके से सब चाहेंगे कि भाई उनकी पार्टी का कोई ना कोई मेंबर एमपी मतलब मिनिस्टर बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि भाई बहुत सारे लोगों को मंत्री पद दे दिया था, मतलब एक ही मंत्री पद 3 लोग संभाल रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं ना, वो बेनिफिट तो वो अपना मलाई कर रहे हैं और पब्लिक का तो कुछ काम नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 2003 के अंतर्गत 91st अमेंडमेंट, दिस इज 91st, मैंने 90 लिख दिया था कि 91st अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहा गया 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत
कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये चीज़ लोकसभा के साथ साथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट पर भी लागू होती है, बट वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी, भाई छोटा राज्य जैसे गोवा है तो वहाँ पर तो भाई नहीं हो सकता ना 15% से कम बनेगा, तो वहाँ पर अलग अलग कंडीशन रहेंगी। देखिए यहाँ पर बात कही गई कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब 545 लोग थे, अभी 43 हैं, चलिए हम 43 से ले लेते हैं, 543, इसका 15% से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। 15% मतलब लगभग 81 लोग के आसपास, 80 to 81% के आसपास लोग आएंगे। 80 लोगों से ज़्यादा लोग जो है आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं में से होंगे, ऐसा नहीं कि वो बाहर से अलग से हैं, वो भी वहीं से होंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी आपके किसी ना किसी हाउस के मेंबर होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट है, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन शैल बी डिस्क्वालीफाई फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। जाहिर सी बात है ना भाई, डिस्क्वालीफाई हो गया, मेंबर से ही हटा दिया गया, मेंबर ही नहीं हो तो आप मंत्री कैसे बन जाओगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शेल नॉट बी 15% ऑफ द टोटल। देखिए वही बात करी ना हमने, जो सेंटर में जो रूल है 15% का वही है स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है स्टेट के टर्म में, असेंबली ऑफ द स्टेट, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12। अब देखिए जैसे आपका गोवा है, वहाँ पर आई थिंक 40 लोग हैं, 40 एमएलए हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 12 लोगों से कम की कैबिनेट नहीं बननी चाहिए। देखिए बहुमत के लिए कितना चाहिए, 21 लोग। अब 21 लोगों में से 12 लोगों को मिनिस्टर बनना तय है। भाई देखो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 12 लोग, मतलब छोटी विधानसभा है, लोग कम है, तो आपको कम से कम 12 लोग तो आपके मेंबर्स होंगे ही होंगे। किसके मेंबर, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, 12 लोग तो होंगे होंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 80 ले लीजिए, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 12 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये इस इम्पॉर्टेंट की पार्ट की थी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर देखिए अभी हमने 2 अमेंडमेंट देख लिए जिसके तहत हमें लैंग्वेजेस ऐड करी हमने। अभी आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, 92 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत हमने 8 शेड्यूल जो हमारा लैंग्वेजेस वाला है उसके अंदर बोडो, डोंगरी, डोंगरी या डोगरी आप कहते हैं, दोनों वर्ड है, मैथाली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया। अभी तक हमने पास कितनी लैंग्वेजेस थी, 18 थी, 18 में 4 और ऐड कर दी, कितनी हो गई, 22 हो गई। तो हमारे पास कितनी हो गई अभी करेंट टाइम पर, 22 लैंग्वेजेस जो है हमारे संविधान में मैंशनड है, ठीक है। फिर देखिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका, एम्पावर द स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द शेड्यूल क्लास और द शेड्यूल ट्राइब्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखिए जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का, ये राज्य को अधिकार देता है कि जो लोग SC ST के हैं या बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न या एक रिजर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करे राज्य की सरकार, ताकि उनको ग्रोथ या आगे जो बढ़ने में सहायता मिले। और स्पेशली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, जहाँ पर जिन पर जो राज्य की तरफ से कुछ अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पर जाता है अगर जो, ठीक है, जो कई बार तो ना एडेड वाले जो कॉलेजेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए 99th अमेंडमेंट हुआ 2014 में, ठीक है। 99th अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारा 2014 के अंदर। इसमें रिप्लेस किया गया कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाय अ न्यू बॉडी। एक नई, देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात हुई, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जुडिशरी की जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं स्पेशली बात करूँ तो उनको ये इंपॉर्टेंट है, बट अदर के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया, जिसमें क्या कहा गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम था ना, कि मतलब आपस में ही हम तय कर लेंगे, एक प्रोसेस होता था कॉलेजियम सिस्टम में कि आपस में ही हम तय कर लेंगे कि हमारा अगला नेता कौन होगा, ये वाली बात होती है ना। तो ये तरीके का था यहाँ पर। तो इस चीज़ को हटाकर एक नया सिस्टम लाया गया अमेंडमेंट के तहत, और उस बॉडी को कहा गया नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं भाई। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भाई कोर्ट ने कहा कि भाई यार तुम लोग हमारी अपॉइंटमेंट में भी खुराफाती कर रहे हो, मतलब अपना तो कर ही रहे हो, हमें भी खराब करना चाह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलने देंगे, है ना। तो जब ऐसा नहीं चलने देंगे तो भाई जो
अमेंडमेंट किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हटाओ इसे भाई, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो भाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो अमेंडमेंट था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड, और वापस से कॉलेजियम सिस्टम वापस आ गया, है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर तो है ना कि भाई किसी भी अमेंडमेंट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड मतलब गैर कानूनी है, मतलब असंवैधानिक है, ऐसा बता के उसे खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है उस एक्ट को, अमेंडमेंट को। भाई वही किया इन्होंने। भाई इन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर तुम लोग चालाकी कर रहे हो, भाई हम नहीं चलेगा ऐसे, हमारा सिस्टम अलग है तो आपका सिस्टम अलग है, अपना 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 काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम से, आप अपना काम करो। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 2014 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के अंदर जब आई थी ना, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे, तो आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 100th अमेंडमेंट, 100वीं अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2014 में, ये भी उसी टाइम आई थी। Give effect to acquiring the certain territories of India and transfer certain other territories to Bangladesh through the exchange of enclave and retain the adverse position in pursuing of the land boundary agreement 1974 its protocol of 2011। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बांग्लादेश जो है भारत, देखिए पहले तो आज़ादी से पहले तो सब एक ही था, फिर पाकिस्तान बना ईस्ट, फिर जब 1971 में बांग्लादेश बना तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रह गया कि भाई ये एरिया जो है बांग्लादेश का है, ये एरिया हिंदुस्तान का है, तो ऐसा एक समझौते के तहत कुछ एरिया बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया, कुछ इंडिया के पास ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें थोड़ा सा इंडिया का लॉस हुआ, बट कोई नहीं, पड़ोसी है तो एक अच्छा तालमेल बना रहेगा हमेशा, थोड़े से लैंड में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिलेशन मेंटेन करने वाली बात होती है, ठीक है। तो वो वाली बात है कि भाई इंडिया का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया और बाकी कुछ हिस्सा जो है बांग्लादेश का इंडिया में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 100th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 101st मतलब 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 में आया, इसके तहत जो है सॉरी 101 अमेंडमेंट जो है 2017 में आया था, जो इसके तहत जो है जे नहीं 17 में, हाँ जी 17 में आया था, है ना, अमेंडमेंट एक्ट 17 में ही था, ठीक है। तो जिसके तहत जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी वो इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे टैक्सेस लगते थे ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सर्विस टैक्स, सेस टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, उन सबको हटा के जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2017 के तहत फर्स्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया। इसके तहत क्या किया गया कि जो देखिए अभी तक हमारे पास कमीशन बन चुका था, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बन चुका था, अब यहाँ पर बन गया हमारा 102 नंबर अमेंडमेंट 2018 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के थ्रू आर्टिकल 338B इसमें ऐड किया गया। अभी हमने बात करी ना, 338 आपका एससी के लिए था, 338A एसटी के लिए था, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट है 103 अमेंडमेंट एक्ट, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके तहत क्या हुआ कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिससे आप कोटा कहते हैं ना, ईडब्ल्यूएस कोटा है ना भाई, एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी कोटा, विडो कोटा, वुमेन्स कोटा, बहुत सारे कोटे चल रहे थे दुनिया में, है ना, उसमें एक और ये कोटा आ गया, इसे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल आपका 16 है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसमें क्या कहा गया है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करी गई है। तो भाई इसके लिए क्या है 10% रिजर्वेशन कर दिया गया ईडब्ल्यू कोटा के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ठीक है, चलिए फिर 104 नंबर अमेंडमेंट की हम बात करें, 2020 के अंदर आया था, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसमें एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी, जो एससी और एसटी है उनका रिजर्वेशन इन द लोकसभा के अंदर, लोकसभा या स्टेट, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लेजिस्लेशन, ठीक, लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसमें और जो लोकसभा है वहाँ पर जो रिजर्वेशन है एससी एसटीज़ का, वो एक्सटेंड कर दिया गया कब तक, 2030 तक, मतलब अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो वो अमेंडमेंट था 104 नंबर का, अमेंडमेंट 104, ठीक है। तो ये हमने बात करी पूरे अमेंडमेंट 1 to 104 तक के जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मुझे लगे, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए। पूरा वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास, थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे,
गलत नहीं होंगे पूरे वीडियो को अगर जो आपने पूरा ढंग से देखा हुआ है तो। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हाँ, किसी को अगर जो पीडीएफ चाहिए जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया हमारे साथ, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।